नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? क्या भारत को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है? जिस तरह की सूचनाएं मीडिया में प्रसारित हो रही हैं उनसे तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जल्दी ही 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उम्र के 75 साल पूरे कर लेंगे और यही वो आंकड़ा है, उम्र का यही वो पड़ाव है जिसमें भाजपा के बहुत सारे नेताओं को सक्रिय राजनीति से बाहर होना पड़ा, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। और अभी आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने बेंगलोर में हुए कार्यक्रम में एक बयान दिया है कि 75 साल की उम्र वो उम्र होती है जिसमें हमें बाजू हो जाना चाहिए। मैं आपको उनका पूरा बयान तो नहीं, उसका एक हिस्सा पढ़कर बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। 75 साल की उम्र का अर्थ मैं जानता हूं। 75 साल की शाल जब ओढ़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई है, अब जरा बाजू हो जाओ, हमें करने दो। ये शब्द मोहन भागवत के हैं, जो उन्होंने संघ के एक विचारक के 75 साल पूरे करने के अवसर पर बेंगलोर में कहे थे। हालांकि ये उन्होंने संघ के प्रचारक मोरोपंत जी उनके कार्यक्रम में कहे थे और जल्दी ही खुद मोहन भागवत भी 75 साल की उम्र पूरी करने वाले हैं। तो क्या ये सिर्फ एक विचार की बात है या भाजपा में जो परंपरा चली आ रही है उसको भी याद दिलाकर भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव की बात भी है? इसके क्या निहितार्थ है, इसी पे आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं शंभू भद्रा जी, जो राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। शंभू जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। शंभू जी, ये जो मोहन भागवत जी का बयान आया है और इस बयान के बाद जो अमित शाह जी ने बयान दिया है कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, भाजपा बहुत क्लियर है और नरेंद्र मोदी जी पूरा कार्यकाल रहेंगे, तो इसमें जो द्वंद्व है इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है कि मोहन भागवत ने एक बयान दे करके भाजपा या देश की जो राजनीति है उसमें एक हलचल पैदा किया है कि जो राजनीति अपने एक गति से चल रही थी, खासकर बीजेपी की राजनीति, उसमें इस बयान ने एक हलचल मचा दी है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी की पूरी राजनीति के जो थिंक टैंक है वो संघ माना जाता है और संघ की पूरे सिस्टम से, पूरी व्यवस्था से बीजेपी का बैकअप है। वहाँ से कोई संदेश देना होता है तो इसी तरह से संघ प्रमुख जो है किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने भाजपा की राजनीति को संदेश देते हैं कि हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है और वैचारिक रूप से क्या बदलाव करना है। ये बीजेपी ने, आपको ध्यान होगा कि 2014 में 13 और 14 के बीच जब बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही थी और चुनाव की तैयारी कर रही थी, तो उस समय में बीजेपी ने के सामने लालकृष्ण आडवाणी बड़े नेता हुआ करते थे और माना जा रहा था कि लालकृष्ण आडवाणी एक प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार है। उस वक्त बीजेपी ने एक नियम बनाया था कि 75 वर्ष से उम्र की सीमा होगी, जो कि उससे अधिक उम्र जो भी होंगे वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। और उस नियम के तहत आडवाणी जैसे बहुत सारे नेता जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के थे, रातों रात मार्गदर्शक मंडल में चले गए थे। ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने एक प्रगतिशील फैसला किया है कि जो यंग लीडर हैं या जो नए लीडर हैं उनको एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चूँकि आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री रह चुके थे वाजपेयी के टाइम में। 2009 के चुनाव में आडवाणी के दम पे ही बीजेपी ने अपना पूरा चुनाव लड़ा था, उसमें उनको सफलता नहीं मिली थी 2009 में और कांग्रेस की वापसी हो गई थी। तो इसीलिए माना जा रहा था कि आडवाणी जी की जो लोकप्रियता थी या जो भी उनकी स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, उसका पूरा दोहन हो चुका है। अब किसी नए लीडर को मौका देना चाहिए और पार्टी में ये बात सामान्य होनी भी चाहिए। पार्टी को अधिकार भी है कि अपने किस नेता को वो आगे बढ़ाए, किस नेता को कैसे करे। तो उस हिसाब से उस समय में मार्गदर्शक मंडल बना और आडवाणी जी चले गए मार्गदर्शक मंडल में और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, विचारधारा पे अधिक केंद्रित पार्टी है, इसीलिए राजनीति में
मीडिया में इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई है, चूँकि इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उम्र के 75वें पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। और दूसरी बात कि मोहन भागवत ने बयान दिया है, तो इसीलिए इसमें जो राजनीतिक हलके में जो लिंक लोग जोड़ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपनी ही नीति का पालन करेगी जो 2014 में अपने लिए नियम बनाया था। तो ये सवाल मीडिया में इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि क्या पीएम 75 साल पूरे होने पे खुद ही अपने पद को छोड़ देंगे, बीजेपी में किसी नए चेहरे को आगे लाया जाएगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा और अब बीजेपी उस अपने ही नियम का पालन नहीं करेगी और उम्र को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं करेगी। तो मीडिया में या राजनीतिक हलके में इसलिए चर्चा है कि 75 के लिंक से मोहन भागवत का बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75 वर्ष को पूरा करना, ये दोनों लिंकअप होते हैं। और टाइमिंग ऐसी है कि सितंबर से ठीक 2 महीने पहले भागवत जी का बयान आता है। हालांकि भागवत जी खुद ही सितंबर में 75 वर्ष पूरे करने वाले हैं। संघ ने अपने लिए ऐसा कोई नियम या तो कानून नहीं बनाया कि 75 वर्ष हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर भागवत जी कोई बयान दे रहे हैं तो अगर वो राजनीतिक संदेश है उसमें, तो वो संदेश संघ पे भी लागू होता है। तो नैतिक स्तर पे उनके लिए भी, खुद के लिए भी एक संदेश है। जी, बीजेपी के बारे में अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपना जो राजनीतिक सफ़र किया है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि वो व्यक्तिवादी राजनीति नहीं करती है, विचारधारा की राजनीति करती है। व्यक्तिवाद को वो लगातार इसको डिनाई करते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन पिछले दिनों में देखा गया कि बीजेपी या बीजेपी के साथ जो संगठन हैं उनमें परिवारवाद भी है, और जिस तरह से व्यक्तिवादी सोच अभी कुछ लोगों को लेके बीजेपी के अंदर भी दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये संदेश इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी नहीं, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, लालजी टंडन, कल्याण सिंह, केशरीनाथ त्रिपाठी, अरुण शौरी, बीसी खंडूरी, सुमित्रा महाजन, कितने ही नाम हैं। नजमा हेपतुल्ला ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया 75 साल पूरे होने पर। आनंदीबेन पटेल जो 75 साल होने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने फेसबुक पे बल्कि अपना वो डाला कि अब मेरे 75 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए मुझे इस्तीफा देना चाहिए। तो नेताओं ने खुद भी ये जो मानदंड है इसको फॉलो किया है, आगे बढ़कर फॉलो किया है। तो अब उम्मीद की जाती है कि जो अभी शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, राजनाथ सिंह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो इस पे कितना एक्शन लेंगे, खुद पे कितना लागू करेंगे। बिल्कुल, ये बीजेपी के साथ एक नैतिक प्रश्न है। बीजेपी को इस नैतिक प्रश्न का जवाब देना है, क्योंकि जब बीजेपी ने खुद ही अपने लिए एक नियम बनाया था तो उस नियम को बाद में कई राजनेताओं ने फॉलो किया था। उस वक्त जो कई सारे हमारे जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व में जो शीर्ष नेता थे, बड़े नेता थे, वो सीधे 75 साल पूरे होने के बाद सक्रिय राजनीति से उनको साइडलाइन कर दिया गया था। तो इस कारण से अब बीजेपी को एक तरह से जवाब देना है कि क्या किसी नेता के लिए अलग नियम होगा या किसी और नेता के लिए अलग नियम होगा। तो ये नियम का पालन कितना वो बीजेपी करती है या अपने नेताओं से करवाती है, ये तो सितंबर के बाद ही पता लगेगा। अभी एग्जैक्टली कुछ पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारे नेता हैं अपना वो कार्यकाल पूरा करेंगे। तो ये अपना बीजेपी का स्टैंड है कि कौन उसके दल से कौन प्रधानमंत्री होगा या किस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है कि बीजेपी के अंदर, आप सवाल कर रहे थे कि बीजेपी के अंदर भी व्यक्तिवाद और परिवारवाद है। मैं इसको इस तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी के अंदर का जो परिवारवाद है और दूसरे दलों में जो परिवारवाद है उसमें एक खासा डिफरेंस है। खासा डिफरेंस ये है कि मान लीजिए कांग्रेस की अगर सत्ता आती है तो ये तय है कि प्रधानमंत्री गांधी परिवार से ही बनेंगे। अगर मान लीजिए यूपी में
सपा की सरकार आती है तो ये तय है कि मुलायम परिवार के लोग ही सीएम बनेंगे। बिहार में अगर राजद की सरकार आती है तो ये तय है कि लालू परिवार के ही लोग सीएम बनेंगे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में अगर एनसी की सरकार आती है तो ये तय है कि फारूक अब्दुल्ला परिवार के लोग ही सीएम बनेंगे। तमिलनाडु में अगर करुणानिधि के दल की सरकार आती है डीएमके की तो ये तय है कि उनके परिवार के लोग ही सीएम बनेंगे। तो ये परिवारवाद ठीक उसी तरह से है जिस तरह से प्राचीन काल में भारत राजतंत्र के सिंड्रोम से ग्रसित था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पूरी एक कहानी है। लेकिन बीजेपी के अंदर में कोई नेता है, उसके बच्चे अगर कहीं पे कोई कुछ बने हुए हैं या कहीं कुछ है तो ये उसको उस तरह का परिवारवाद नहीं है कि टॉप शीर्ष पे एक व्यक्ति काबिज है तो वही व्यक्ति का परिवार के लोग लगातार कर रहे थे। इसीलिए इसकी तुलना मुझे सही नहीं लगती है। अब आते हैं व्यक्तिवाद की बात। व्यक्तिवाद की समस्या है इस देश में। जैसे आप नीतीश कुमार को ले लीजिए तो अपने ही जदयू में नीतीश कुमार ने अपना सेकेंड लाइन तक तैयार नहीं किया हुआ है। 20 साल से आप राजनीति में हैं, आप पूरे अपनी पार्टी में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं अपनाया है। वैसे ही ममता बनर्जी की बात करेंगे तो वो भी अपनी पार्टी के अंदर एक व्यक्तिवाद के तौर पे 2014 से पहले अगर देखेंगे तो भाजपा का जो पूरी भाजपा की यात्रा थी या पूरे भाजपा को जो आगे ले जाने में काम कर रहे थे उसमें वाजपेयी और आडवाणी दोनों की जोड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। 14 के बाद नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया और जो उनकी लोकप्रियता थी, जो उनकी एक नेता के तौर पे एक्सेप्टेबिलिटी थी इस देश में, उसको बीजेपी ने बैकअप किया, संघ ने बैकअप किया, उसको आगे बढ़ाया। हालांकि वो उस प्रक्रिया से मैं एक सहमत नहीं हूँ कि 2013 में जो अधीरता थी, बीजेपी एक बड़ी पार्टी थी, बीजेपी को पता था कि 2014 में सत्ता में आ सकती है, तो उस वक्त प्रधानमंत्री चुनने का काम सांसदों का होना चाहिए था। सांसद बैठ के अपने प्रधानमंत्री चुनते, लेकिन उस समय में बीजेपी ने बड़ी अधीरता दिखाई कि प्रधानमंत्री पद घोषित कर दिया जाए। चुनाव से पहले ही जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देने की जो एक बात थी, आप किसी चेहरे पर आप चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन वही प्रधानमंत्री होगा, इसको लेकर जो बीजेपी के अंदर अधीरता थी वो एक वैचारिक रूप से ठीक नहीं था और एक लोकतंत्र के तरीके से ठीक नहीं था। आप सांसदों को ये अधिकार देते कि वो अपने में से एक प्रधानमंत्री किनको चुनते हैं, किनकी लोकप्रियता है, बेशक वही चेहरा आता जिसको आपने घोषित किया वही बनता, लेकिन आप प्रोसेस का पालन करते, केवल औपचारिकता नहीं निभाते कि हाँ सांसद चुन के आए। आप सभी सांसदों के सामने में एक ही विकल्प है कि इन्हीं व्यक्ति को आपको मत देना है और आप वो प्रधानमंत्री होंगे। तो बीजेपी को एक बढ़िया ट्रेंड सेट करना चाहिए था उस वक्त, हालांकि उसने नहीं किया। उनके बाद अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो व्यक्तिवादी राजनीति है, जिस तरह से बीजेपी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सेंट्रलाइज हो रही है, उससे बीजेपी का ही नुकसान है। बीजेपी में एक समय में जब आडवाणी और वाजपेयी होते थे तो बहुत एक टैलेंटेड सेकेंड लाइन हुआ करते थे उस समय में। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अरुण शौरी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन, ऐसे प्रमोद महाजन, ऐसे करके बहुत सारे टैलेंटेड लीडर्स की सेकेंड लाइन पार्टी के अंदर हुआ करती थी और पार्टी एक स्ट्रांग, एक पढ़ा लिखा, एक मजबूत पार्टी दिख रही थी। इस वक्त क्या हुआ है कि इस 10 साल में बीजेपी एक व्यक्ति पे केंद्रित पार्टी हो गई है और सेकेंड लाइन के तौर पे कोई नेता ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको कि लगे क्षमता होने के बावजूद उसकी जो एक राजनीतिक तौर पे जो उनका कद है, उनकी गरिमा है, उनका जो काम है, वो सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। और ये बीजेपी को अपने वैचारिक स्तर पे सोचना चाहिए कि आपको सेकेंड लाइन तैयार करके रखना पड़ेगा। उसको आपको, जैसे बड़े बड़े नेता हैं जिसको आपने साइड लाइन कर दिया या उसका कोई अहमियत नहीं रहने दी या कहीं भी हो, एक बाहर से उस तरह की चीजें नहीं दिखती है जैसे वाजपेयी के टाइम में दिखती थी। अभी बीजेपी के अंदर में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी कोई भी एक लाइन बिना एक व्यक्ति के नहीं बोल पाता है। पहले ही लाइन में आप पीएम का नाम लेके आते हैं कि मोदी जी कोई भी बात, तो ये लोकतंत्र का स्वरूप नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी
विचारधारा से मजबूत होती है, उनकी नीतियां होती है, नीतियां काम करता है, व्यक्ति काम नहीं करता है। तो बीजेपी को भी व्यक्तिवादी सिंड्रोम से बाहर निकलना पड़ेगा और एक देश की जो मजबूत राजनीतिक व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र को सुदृढ़ करना पड़ेगा कि पार्टी के अंदर का जो लोकतंत्र है वो सुदृढ़ होना चाहिए। बिल्कुल। दो चीज़ें हम बात कर सकते हैं बीच बीच में, हालांकि आपने भी रखा और ये सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक जो पक्ष है वो आरएसएस के से संचालित होता है और आरएसएस एक तरह से मार्गदर्शक है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन बहुत बीच बीच में इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं सामने जिसमें लगता है कि दोनों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और दोनों अलग अलग जगह पे खड़े हैं, एक दूसरे के कई बार तो बिल्कुल विरोधी जगह पे भी खड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अब मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया 75 साल को लेके, एक स्पष्ट संदेश है देश के लिए कि जो उम्र हो गई है उसके बाद हमें साइड हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो अमित शाह जी का बयान है वो आप देखिए तो ये लगता है कि कहीं कंट्राडिक्शन है, दोनों में एक द्वंद्व है। तो ये द्वंद्व देश को कहाँ ले जाएगा? आई थिंक आप इसको एक द्वंद्व के तौर पे देख रहे हैं, मैं इसको एक द्वंद्व के तौर पे नहीं देख रहा हूँ। कारण ये है कि संघ वैचारिक रूप से बीजेपी को समर्थन करता है, स्ट्रक्चर वाइज संघ काफी मजबूत है, उनका एक सोशल और कल्चरल काम चलता रहता है। संघ को अगर कुछ व्यक्तिगत कहना होता है, पार्टी के फोरम पे कुछ कहना है तो वो अलग तरीके से कहते हैं, बयान के तौर पे कोई संकेत देना होता है तो वो माने या ना माने ये बीजेपी का काम है। बीजेपी की फंक्शनिंग बिल्कुल अलग है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे काम कर रही है, कोई भी काम है तो पार्टी अपने लेवल पे काम कर रही है और पार्टी अपने स्तर से काम कर रही है। तो लेकिन अगर मान लीजिए और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो निश्चित रूप से एक ये लोकतंत्र का ही है कि लोकतंत्र में मत भिन्नता होनी चाहिए। ये नहीं है कि सब आदमी एक ही विचार या एक ही मत के हो जाएं, अलग अलग मत हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम डिफरेंस भी नहीं मानेंगे कि संघ और बीजेपी के अंदर में कोई दुराव है या कोई डिफरेंस है या कोई मतभेद है, मनभेद है, तो ये सब चीज़ इसको नहीं माना जाए। इसको आप मानिए कि बीजेपी के बैकअप में हमेशा संघ रहता है और संघ की बड़ी खासियत ये है कि बहुत मौके ऐसे आए हैं जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी और उनकी संभावना नहीं थी तो बहुत सारे दूसरे राजनीतिक दलों को संघ ने मदद की है। एक समय में किसी स्टेट में या केंद्रीय स्तर पर देखेंगे, आपको ध्यान होगा कि जब 1962 में भारत चीन से हारा था और नेहरू पीएम थे और बहुत नेहरू इस अपने फैसले को लेकर काफ़ी दुखी थे। स्वाभाविक है कि आप एक राष्ट्र के प्रमुख हैं तो उस नाते आपका दर्द, आपका गम तो होगा ही। उस वक्त भी संघ ने बहुत ही आगे बढ़ के मदद की थी और पूरे देश में जो संघ का जो काम है वो बहुत अच्छा काम था उस वक्त। दूसरा, जब भूज का भूकंप हुआ उस वक्त भी देखिए कि संघ के लोगों ने जाकर के गुजरात में काफ़ी भूज के जो भूकंप पीड़ित थे उनकी सेवा के लिए काम किए। तो संघ के अपने कई अनुषंगी संगठनों की वजह से देश में एक मजबूती से बहुत सारे देश को जोड़ने में, देश को एक करने में काम कर रहे हैं। और इस वक्त चूंकि बीजेपी का जो निर्माण है जनसंघ से हुआ है तो उसके बाद संघ बैक करती है, अपनी बात कहती है, मानना नहीं मानना ये बीजेपी है, बीजेपी अपने फंक्शनिंग करती है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये नहीं है। विचार में अगर भिन्नता है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए। अगर मान लीजिए संघ के बयान को भाजपा के लिए आप मैसेज मानेंगे तो अमित शाह के बयान को भी एक मैसेज मानिए संघ के लिए कि आप जो कह रहे हैं उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, कि हम अभी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो कि अभी बीजेपी के अंदर में नरेंद्र मोदी एक सर्वमान्य चेहरा है, एक अच्छे राजनेता है और वो शारीरिक रूप से भी सक्रिय हैं, पार्टी में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, तो हम उनके साथ जा रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे हम 75 के नियम को नहीं मानने वाले। पार्टी में जो स्वीकार्यता की बात है, अगर उसकी बात करेंगे तो फिर सारे सवाल जो हमने पहले किए हैं वो सब गौण हो जाते हैं। मुलायम सिंह का परिवार, ममता बनर्जी, लालू का परिवार, वो सब इसलिए टिके हैं, इसलिए वो हैं कि वो ये मानते हैं कि उनकी जो पार्टी है वो उनकी स्वीकार्यता है उसमें और वही चाहते हैं कि वो सीएम की उस पर जगह पे आए। तो ये तो एक बात है।
और आपने कांग्रेस की बात की थी, तो कांग्रेस ने भी जब ये लगा था, जब कांग्रेस सत्ता में आई और उसको ये लगा कि सोनिया गांधी जो है उसको स्वीकार्यता नहीं मिल रही है देश के स्तर पे, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को आगे बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार से ही जरूर बनेगा, ज़बरदस्ती बनेगा, तो ऐसा तो नहीं है। ये तो देश क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, पार्टी क्या चाहती है, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं पार्टी के भीतर, अगर पार्टी के भीतर हम कोई प्ली ले लेते हैं कि ये तो इस वजह से हो रहा है, ये दूसरों के लिए ये नियम था लेकिन इनके लिए ये नियम इस वजह से नहीं है क्योंकि स्वीकार्यता है, तो ऐसे में देश में जो लोकतंत्र है जिसको हम मजबूत करने की बात करते हैं वो कैसे होगा। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ये नहीं है कि 75 साल में कोई व्यक्ति रिटायर हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की, तो ये परंपरा है, नियम नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या देश के स्तर पर कोई ऐसी पहल की जानी चाहिए कि सभी पार्टियां इस तरह की चीज़ों को अपनाएं, जो पॉजिटिव संदेश है उसको माने, और वो कुछ ऐसे नियम बन जाएं जैसे अमेरिका में है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनेगा 2 टर्म से ज़्यादा नहीं बनेगा, वो कितना ही लोकप्रिय हो नहीं बनेगा, किसी और को आगे आना पड़ेगा। तो नए लोगों को आगे आने का मौका मिले, देश तभी आगे बढ़ेगा जब नए नेता आएंगे, नए विचार आएंगे और नई सोच आएगी। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और हमें इस पर गहन मंथन करना चाहिए, गहन विचार करना चाहिए कि राजनीति के अंदर व्यक्ति और पार्टी के अपना नियम कानून में हर जगह लोकतंत्र दिखना चाहिए। यहाँ पे 3 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं राजनीति में हूँ, मैं 2 बार सांसद बन गया, 3 बार सांसद बन गया, 2 बार विधायक बन गया, 2 बार मुख्यमंत्री बन गया, तो अपनी एक नैतिक तौर पे राजनेता को चाहिए कि अगर आप 10 साल 2 टर्म कम से कम आप अगर सीएम रह गए या सांसद रह गए, विधायक रह गए, तो आप उस पद को छोड़ दीजिए स्वेच्छा से। ये नैतिकता आप में इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हाँ, हम तो 10 साल सीएम रह गए, अब किसी तीसरे को मौका देना चाहिए। ये नहीं कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं ही सीएम रहूँगा या मैं ही सीएम रह सकता हूँ, कोई तीसरा नहीं आए। तो ये सिंड्रोम, ये सोच बदलाव होनी चाहिए। अगर हम इस देश में संविधान को मानते हैं, इस देश में हम चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, तो राजनीतिक स्तर पर बड़े सुधार की आवश्यकता है। उसमें पहला कि ये व्यक्ति के अंदर, राजनेता के अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हम 10 साल से अधिक सक्रिय राजनीति में ना रहे। राजनीति में सेवा करने के लिए बहुत ऑप्शन है, जहां पर कि आप बिना पद पे रहे हुए आप जनता की सेवा कर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, और महात्मा गांधी से बढ़िया इसका कोई उदाहरण नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात कि हमें देश के सभी राजनीतिक दलों को अपने लिए एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि पार्टी के अंदर में अगर कोई व्यक्ति 2 बार सीएम बन जाता है या 2 बार प्रधानमंत्री बन जाता है, तो 2 टर्म से अधिक आप उन नेता को आगे नहीं बढ़ाओ, नए चेहरे को लेकर के आओ। क्योंकि ये एक कहने वाली बात होती है कि जैसे अगर मैं कुछ करना चाहूँगा, मुझ में कुछ करने की जो क्रिएटिविटी है, कुछ नया हम बदलाव करना चाहते हैं, जो पोटेंशियल है, हमें अगर 10 साल की सत्ता मिली है तो हम 10 साल में कर सकते हैं। सिस्टम में बदलाव लाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी या अपने पोटेंशियल को दिखाने के लिए 10 साल बहुत होता है। उसके बाद भी अगर आप पद पे जमे हुए हैं तो इसका मतलब आप सत्ता में रहने के लिए येन केन प्रकारेण तिगड़म करते रहते हैं। और भारतीय राजनीति में इसके अनेक उदाहरण हैं। आप नीतीश कुमार को लीजिए, भैया आप 20 साल से सीएम है, क्या जदयू में किसी और को सीएम नहीं बना सकते हो? पार्टी में रह करके क्या बिहार के लिए काम नहीं कर सकते हो? जरूरी है कि सीएम बन के ही आप बिहार के लिए काम कर सकते हो? वही बात उत्तर प्रदेश में देखने को मिला
कि लगातार एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति बार बार सीएम बन रहे। अपने पार्टी से किसी और को बनाओ, आप पार्टी में रह करके मजबूत करो। ममता बनर्जी के साथ वही एग्जाम्पल है। आप देखिए स्टालिन के साथ तमिलनाडु में वही एग्जाम्पल है कि आप ही सीएम बनेंगे तभी काम होगा, और सीएम नहीं बनेंगे तो काम नहीं होगा। इस पार्टी के अंदर के बहुत सारे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको लेकर के आओ, उनको आगे पद पे दो, आप पार्टी में पीछे से काम करो। ऐसे ही केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो एक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री है, उनका 10 साल पूरा हो गया है, तो उनको अपने नैतिक स्तर पे छोड़ देना चाहिए कि हाँ मेरा 10 साल हो गया है, अब किसी नए को बनाओ। और पार्टी में रह करके आप पार्टी को बहुत तरीके से मजबूत कर सकते हैं, बहुत तरीके से काम कर सकते हैं, सरकार की मदद कर सकते हैं। सरकार में बहुत सारे आपके पास अनुभव हैं तो आप काम कर सकते हैं। तो ये पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र डेवलप हो, इसके लिए हर एक पार्टी को अपने लिए एक नियम बनाना चाहिए कि किसी को भी हम टिकट देंगे तो कैसे देंगे, उसका एक पैमाना तय होना चाहिए कि 2 बार कोई बन गया, तीसरे को मौका दो। और तीसरी जो बड़ी बात है कि अगर हमारे राजनीतिक दलों में, हमारे नेताओं में इतनी नैतिकता नहीं है कि इतना साहस नहीं है, अगर हमारे देश की राजनीति व्यक्ति चाहे पार्टी या आती सिंड्रोम से ग्रसित है, तो वहां पे फिर सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार के स्तर पे ऐसा एक कोई विधेयक आना चाहिए, कोई सिस्टम बनना चाहिए। आप तय करिए कि कोई व्यक्ति 2 बार या 3 बार से अधिक किसी एक क्षेत्र से सांसद नहीं रह सकता है, विधायक नहीं रह सकता है, मंत्री का टर्म 2 टर्म से अधिक किसी को नहीं, 10 साल से अधिक किसी को नहीं बन सकता है, किसी तीसरे को मंत्री बनाइए। तो ये एक सरकार के स्तर पे एक विधेयक ला करके ऐसी व्यवस्था देश में होनी चाहिए, वो सही मायने में एक राजनीतिक सुधार माना जाएगा। इससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अब एक छोटा एग्जाम्पल देखिए, हरियाणा की ही बात करते हैं। कांग्रेस ने एक समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया, ठीक है, 10 साल आप सीएम रहे, उसके बाद भी आप देखिए कि 3 टर्म से आप जगह नहीं छोड़ रहे हैं, आप नए नेता को आगे नहीं आने दे रहे हैं। इसी बार अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनने के पूरे प्रवृत्ति में नहीं होते, उस सोच के साथ पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे होते, तो शायद कांग्रेस सत्ता में आ जाती जी, क्योंकि आपके खिलाफ एक सिस्टम बन जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, देश में ऐसे कई उदाहरण हैं। अब मानिक सरकार 18 साल तक त्रिपुरा में सीएम रहे, आप ज्योति बासु के लिए लीजिए तो 30 साल 25 साल के आसपास लगातार सीएम रहे। तो आप इसका नतीजा ये हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल में मजबूत होना चाहिए था वो कमजोर हो गए, क्योंकि आपने सेकेंड लाइन तैयार नहीं किया, आपने नए नेता को मौका नहीं दिया, एक सिस्टम क्रिएट नहीं किया कि हमारे पास 50 नेता हों। तो इस कारण से मैं समझता हूं कि एक नए विधेयक ला करके इन सारे जो प्रवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं राजनीति में, इस पे रोक लगनी चाहिए और एक कानून बना करके ऐसा किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस समय पे राजनीतिक सुधारों की एक बड़ी जरूरत महसूस की जा रही है। एक लाइन में इसमें जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल और नेता जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं कि जनता के लिए तो आपको लोकतांत्रिक सिस्टम चाहिए, लेकिन पार्टी के लिए आप लोकतांत्रिक सिस्टम को नहीं अपना रहे हैं या नहीं अपनाएंगे, ये एक सिंड्रोम दिख रहा है भारतीय राजनीति में। कहने के लिए तो हम संविधान के तहत काम कर रहे हैं, कहने के लिए तो हम लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन सभी पार्टी को देखेंगे तो लगेगा कि वो एक रियासत की तरह से अपनी पार्टी को चला रहे हैं, कि एक व्यक्ति है, वहां पे एक परिवार है, वही सत्ता में कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जनता एक व्यक्ति के को ही स्वीकार करती है। प्रमुख विचारधारा होती है, आपकी नीतियां होती हैं, वो काम करती है, वो वहां पे उसको चलाने के लिए जिसको भी आप आगे बढ़ाएंगे वो आगे बढ़ेगा। और भारत में प्रतिभा की कमी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल आपकी बातों से भी, और इस समय पे ऐसा लगता है कि देश में एक बड़े राजनीतिक सुधार की ज़रूरत है। अगर भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है, अगर भारत को विश्व शक्ति बनाना है, जिसकी की संभावनाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये तो रही राजनीतिक सुधारों की बात। और हमारा सवाल अभी भी ज्यों का त्यों है, इसका उत्तर तो सितंबर के बाद ही मिलेगा कि क्या नरेंद्र मोदी स्वेच्छा से अपने पद का त्याग करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नैतिक साहस जुटा पाएगी कि वो किसी नए व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद सौंपे?
और इसमें जो संघ की भूमिका है, जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो द्वंद्व दिखाई दे रहा है, वो भी एक इसमें दिशा तय करेगा इसकी। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको पसंद आया हमारा प्रोग्राम तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया।